नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने एमडीसी सेक्टर 5 में वित्त भवन की नींव का पत्थर रखा। कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतनलाल कटारिया और मेयर कुलभूषण गोयल मौजूद रहे। वित्त भवन का निर्माण 60 करोड़ रुपयों की लागत से होगा, जिसे 2 साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। भवन में फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, स्थानीय लेखा परीक्षक और खजाना एवं लेखा विभाग कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 5 में वित्त भवन निर्माण का शिलान्यास कर जिला वासियों को बड़ी सौगात दी है। वित्त भवन बनाने में कितनी लागत खर्च होगी और क्या कुछ खास रहेगा, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो पंचकुला में वित्त भवन का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री ने किया है। भवन के नींव का पत्थर आज रखा गया है एमडीसी सेक्टर 5 में। 60 करोड़ से वित्त भवन का ये निर्माण होगा। बड़ी सौगात मिली है। शहर में वित्त भवन 2 मंजिला बनेगा। तो निर्माण कार्य 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। निर्माण ग्रीन बिल्डिंग कोड के आधार पर होगा। भवन में एनर्जी सेविंग की व्यवस्था की जाएगी। भवन में फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बैठेंगे। स्थानीय लेखा परीक्षक, खजाना लेखा विभाग बनेगा। फिलहाल ये डिपार्टमेंट चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में है। तो पंचकुला के सेक्टर 2 में भी वित्त विभाग चल रहा है। देखिए, वित्त विभाग सरकार के सारे संचालन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, जो कि अब जैसे जैसे वित्त विभाग का व्याप बढ़ रहा है, बजट भी बढ़ रहा है और बहुत प्रकार के आयाम वित्त विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे ऑडिट है, चाहे प्लानिंग है, चाहे रिसीट्स हैं, चाहे रेवेन्यू है, चाहे खर्चे हैं। इन सब चीज़ों का अलग अलग से प्लानिंग करने का जो बड़ा एक दायरा बना है, तो विभाग की जो अभी तक व्यवस्था बैठने की वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में ही थी, यानी जो हमारा चंडीगढ़ का सेक्रेटरीट वहीं थी। कुछ छोटे छोटे विभागों को अलग अलग भवनों में भी बैठाया हुआ था, लेकिन एक स्थान पर सारा विभाग आए। तो यहाँ हमने जो 2 एकड़ के ऊपर 5 मंजिला जो एक भवन खड़ा करने का विचार किया है। 2 साल में बनकर ये तैयार हो जाएगा। लगभग 75 करोड़ रुपये का इसका खर्च आएगा। तो इसमें वित्त विभाग एक ही स्थान से सारी चीज़ें कर सकेगा, इसलिए हमने यहाँ पंचकुला में इस भवन को बनाने का निर्णय लिया। आज इसका शिलान्यास हुआ। 1 साल में देखिए, चूँकि अब जब हम ये कानून लेकर के आ रहे थे 75%, तो उस समय जो लोग इंडस्ट्री के लोग थे खास करके, उनका के 15 साल से जो लोग हमारे यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, तो इनके परिवारों का क्या होगा। उनके परिवारों के बच्चे भी जो अच्छे क्वालिफाइड हो जाते हैं, वो तो उनके बच्चे आ नहीं पाएंगे। और बहुत प्रदेशों का हमने अध्ययन भी किया है। उन प्रदेशों में 5 साल 7 साल अलग अलग, किसी ने तो 3 साल भी रखा हुआ है। तो ये जो कहना है कि 15 साल ही सब प्रांतों में, ये गलत है। हर प्रांत ने अपने अपने तरीके से डोमिसाइल की एक एज रखी हुई है। तो डोमिसाइल का जो पीरियड है, हमने उसको 5 साल किया है कि 5 साल पहले कोई भी आकर के यहाँ बस गया है, उसके पास कोई प्रमाण है, तो वो यहाँ का डोमिसाइल होगा। कोई विपक्ष का मुद्दा ना हो तो ऐसे कुछ ना कुछ वो जैसे छाल उतारते हैं पेड़ की, तो ऐसे वो छाल उतारते रहते हैं। कारण क्या है कि जैसे विकास शुल्क की बात हम लें, तो हमने 2018 से ही जो फिक्स रेट था 500 रुपये प्रति मीटर का, या 5% ऑफ कलेक्टर रेट, उसमें जो हायर है वो हम ले रहे थे। और उसमें भी 5% जो है बहुत से समय रजिस्ट्री कराते समय लोग दे रहे हैं, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं था। अब चूँकि जो लिमिट्स हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, उसको ख़त्म किया है। रिलेटिव वैल्यू केवल कलेक्टर रेट पर 5% और एक समान रेट सब जगह हो, क्योंकि ये रेट अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से उसको कैलकुलेट करना कठिन था। अब जितनी वहाँ की कलेक्टर रेट है, सस्ता मकान है तो कम पैसा लगेगा, महंगा मकान है तो ज़्यादा लगेगा। और ये केंद्र सरकार की ओर से एक निर्देश है कि अब ऐसे प्रकार के जो शुल्क हैं, ये रिलेटिव परसेंटेज वाइज रखने चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं रखने चाहिए। क्योंकि एब्सोल्यूट में हर बार हर साल उसको बढ़ाना पड़ता है, तो हर साल बढ़ाने में लोगों को लगता है शायद बहुत बढ़ गया। अब तो उस मकान की या उस बिल्डिंग की, उस प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से वो 5% जितना होगा, अपने आप उसको रिलेटिव। कांग्रेस के समय जो बजट उन्होंने पेश किया था, उस समय उनका बजट 98,000 करोड़ रुपए था।
अब वो 98,000 करोड़ को इसलिए नहीं मानते कि उसमें जो पावर डिपार्टमेंट का खर्च था, जो बाद में 27,000 करोड़ रुपये हमने उदय योजना के अंतर्गत सरकारी बजट में लेकर के आए हैं, उस समय वो सरकारी बजट में नहीं होता था। उस समय का जो डेट था वो 71,000 करोड़ था। 27,000 करोड़ रुपया उदय का जो ट्रांसफर किया गया वो 98,000 करोड़ बनता है। उसके मुकाबले में अब हमारा पिछले साल का जो डेट था वो 2 लाख करोड़ रुपया था। इस नए बजट की जो आंकड़े आएंगे वो तो बाद में आपको बताए जाएंगे, लेकिन वो एक समय के हिसाब से, बजट के साइज के हिसाब से और जीएसडीपी के हिसाब से वो विद इन लिमिट्स है, विद इन पैरामीटर है। हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो अभी भी 2.90% पर हम रखे हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से हमें 5% तक जाने की भी छूट मिली हुई है। लेकिन हमने अपने बजट के ऊपर कंट्रोल ऐसा बनाया हुआ है, वित्त व्यवस्था हमारी मजबूत है, तो हमने उसको 2.9 से ऊपर जाने नहीं दिया, जो कि बहुत प्रदेश इसमें बहुत आगे जा चुके हैं। और जहाँ तक जीएसटी डेट रेशो का विषय है वो भी 23.27% पर ही हमारा है, जबकि पड़ोस का प्रदेश पंजाब की परसेंटेज ऋण की 42% जा चुकी है। तो हम अपने सारे सिस्टम में वेल विद इन आवर यानी स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स हम अपने आप को। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद्मा योजना की शुरुआत की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार छोटे उद्योगों के उत्पाद को लेकर लगातार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में एमएसएमई का काफी योगदान है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का 23% योगदान है। हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि बड़े उद्योग तो अपने आप में बहुत प्रकार के कैलकुलेशन करके और वो आते हैं, अप्रोच करते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं, उनको बहुत सी सूटेबिलिटी अपने आप आंकते हैं कि हमको ज़मीन कहाँ सस्ती मिलेगी, हमको टैक्स का रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा, लैंड आउट की स्थिति कहाँ अच्छी होगी, पानी कहाँ अच्छा होगा और हमारा प्रोडक्ट कहाँ से, उसके टैरिफ के खर्चे, बाकी सब खर्चे, बहुत ब्रॉडर लेवल पर उन चीज़ों को वो सोचते हैं। लेकिन जब छोटा उद्योग है एमएसएमई लेवल का, उनका तो ये रहता है कि उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी कंजम्पशन कहाँ होगी और फिर रोज़गार के नाते से अच्छा रोज़गार, स्किल्ड लेवल के जो हमारे कर्मी हैं वो हमको कहाँ से मिलेंगे। तो उस नाते से हमने देखा है कि अभी बड़ा उद्योग काफ़ी बड़ी मात्रा में, चाहे हमारा ऑटोमोबाइल है या अन्य उद्योग हैं, वो गुरुग्राम और रेवाड़ी क्षेत्र में या फिर इधर पानीपत, जीटी रोड, कुछ एक केंद्रों में एक प्रकार से केंद्रित थे कुछ ही स्थानों पर। लेकिन आखिर तो जैसा बताया दुष्यंत जी ने भी कि हर किसी को रोजगार उसके घर के नज़दीक मिले। तो जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज़ में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुँचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसल्टेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस थ्योरी के ऊपर बढ़ रहे हैं। हमने आगे एक कदम रखा कि एक ब्लॉक पर 140 अगर हमारे ऐसे क्लस्टर बनते हैं तो हर क्लस्टर पर एक 20, 30, 40 एकड़ का कोई एक एरिया, चाहे वो HIDC उसका मानो विकास करे या कोई प्राइवेट भी, अगर कोई उद्यमी, कोई डेवलपर हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल एरिया का कोई एक लाइसेंस लेकर के उस प्रकार से करता है, तो वो सुविधाएं उनको भी सबको मिलेंगी। तो उससे क्या होगा कि बहुत निकट, एट द डोर स्टेप ऑफ द वर्कर, उसको काम करने का अवसर मिलेगा, काम करेगा, घर चला जाएगा। उसको अलग से न तो आवास की ज़रूरत है, न उसको अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत है। क्लस्टर्स का हमने एक कल्पना की है। लगभग ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे नए यूनिट्स अगले इस वर्ष में 10 से 15 हज़ार नए यूनिट्स ही खुलने चाहिए। यानी अगर 100 यूनिट भी एक क्लस्टर में खुलते हैं तो 140 में 14,000 बनते हैं। और बहुत बड़े उद्योग की बजाय जैसे माइक्रो और स्मॉल 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो मैं समझता हूँ कि 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। तो इस योजना के माध्यम से एक बड़े वर्ग को, और वो भी हम चाहते हैं कि जो खास करके ऐसा वर्ग है जो निम्न आय वर्ग का है, क्योंकि सारे समाज को हम 3 भागों में अगर बांटते हैं तो निम्न वर्ग आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग है और जो उच्च आय वर्ग है। उच्च आय वर्ग के लोग अपना बड़ा उद्योग, बड़े सब काम करते हैं, लेकिन निम्न आय वर्ग की आवश्यकता है आज उसकी आय को बढ़ाना। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये मैंने एक योजना बनाई है कि जिस परिवार की 1,80,000 रुपये से वार्षिक आय कम है, अर्थात 15,000 रुपये महीना भी जिस घर में नहीं पहुंचता है, उसको कठिनाई बहुत है परिवार के पालन पोषण को। उसके लिए हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं
और उन कैंप्स का लगातार अब क्रम जारी है। पहला एक राउंड हमारा 9 दिसंबर में हुआ, दूसरा राउंड अभी मार्च में होगा, और हम कोशिश करेंगे हर 2 महीने में एक राउंड, कोई 1,00,000 1.5 लाख परिवारों को बुलाना, उनकी इच्छा पूछना, क्या आप काम करना चाहते हैं, कोई उद्योग भी लगाना है तो उस उद्योग के लिए क्या उसकी आवश्यकता है, बैंक से लोन की आवश्यकता है, स्किलिंग की आवश्यकता है, या कौन से चीज़ में उसका अपना मानो कोई ना कोई संबंध होता है। क्योंकि हरियाणा में हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए कामयाब है कि हम एग्रीकल्चर स्टेट में हैं। भिवानी में 25 से 27 फरवरी तक राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसकी अंतिम तैयारियों का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जायजा लिया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल और समापन सीएम मनोहर लाल करेंगे। जेपी दलाल का दावा है कि महामारी के बाद प्रदेश में ये पहला बहुत बड़े स्तर का कार्यक्रम होगा जो किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। बता दें कि भिवानी में सेक्टर 13 के सामने 25 से 27 फरवरी तक कृषि मंत्री जेपी दलाल 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन करवा रहे हैं। इस प्रदर्शनी में प्रगतिशील किसानों के उत्कृष्ट पशु, जिनमें भेड़, बकरी, गाय, भैंस, घोड़े, सुअर आदि सभी का कैटवॉक होगा। उन्होंने कहा कि इस पशु प्रदर्शनी से दक्षिण हरियाणा के किसानों को लाभ होगा, क्योंकि इस प्रदर्शनी में किसानों को उत्कृष्ट नस्ल और नई टेक्नोलॉजी की जानकारी दी जाएगी, जिससे किसान उसी खर्च में उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। उन्होंने बताया कि किसान कृषि के साथ पशुपालन से अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। वहीं गवर्नर साहब करेंगे, हमारे केंद्र के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जो कैबिनेट मंत्री है पशुपालन के, वो भी आएंगे। हमारे जो राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान जी, वो आएंगे। और 27 तारीख को समापन जो है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी करेंगे। और हरियाणा के सारे मंत्री, एमएलए और सारे सांसद सभी को निमंत्रण दिया है। और हमारे जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, अलग अलग तरह के कृषि से संबंधित एक्सपर्ट, केंद्र की जो संस्थान हैं उनके एक्सपर्ट, जो किसानों को तरह तरह की जानकारी पशुपालन में, कृषि में देश के, उनकी गोष्ठियाँ होगी। और किसानों की भलाई के लिए ये कार्यक्रम है और बहुत लंबी चौड़ी तैयारियां हमारे विभाग ने इसके लिए की हैं, आपने देखा ही है। बहुत शानदार कार्यक्रम होगा और कोविड 2 साल तक चला कोरोना की बीमारी में पहला कार्यक्रम है जिसमें मनोरंजन भी होगा, ज्ञानवर्धन भी होगा और किसान भाइयों को लाभ भी। सीएम मनोहर लाल ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो और उसे दी जाने वाली Z+ सिक्योरिटी को लेकर कहा कि राम रहीम को इसलिए सुरक्षा दी गई है क्योंकि उसकी जान को खतरा होने का असेसमेंट आया था, जिसके बाद उसे सुरक्षा दी गई। देखिए, जो सिक्योरिटी है उसका फरलो से या जेल से वैसा संबंध नहीं है। व्यक्ति को कितना यानी उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है उसके हिसाब से उसको सिक्योरिटी दी जाती है। कैदी कैद के अंदर रहे या फरलो पर बाहर आए, उसकी सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। कैदी को एक कैद हो गई है, उसको उसकी दोष की सज़ा मिल गई है कि वो कन्फाइंड रहेगा, जेल के अंदर रहेगा। जेल के अंदर रहेगा तो वहाँ की सिक्योरिटी अलग टाइप की है। लेकिन फरलो का जिसको अधिकार है और उसने अपने उस अधिकार के पूर्वक फरलो प्राप्त की है, तो जेल से जब बाहर आता है और जब तक उसको सिक्योरिटी थ्रेट है तब तक सिक्योरिटी देना हमारा काम है। कोई उन्होंने डिमांड की ऐसा नहीं है, वो हमने चूँकि बाहर आया और हमारे पास ऐसे इनपुट्स हैं कि इनकी सुरक्षा की ज़रूरत आज भी उतनी है जितनी ये जेल में गए थे उससे पहले थी, तो इसलिए वो हकदार तब तक है। हाँ, जिस दिन इसको रिव्यू किया जाएगा और सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा उस दिन सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। देखिए, तो राम रहीम को पहले फरलो और उसके बाद Z+ सुरक्षा देने की जानकारी गृह मंत्री अनिल विज को नहीं है। उन्होंने इस विषय पर बोलते हुए कहा कि ना तो ऐसी कोई फाइल उनके पास आई और ना ऐसी कोई जानकारी उनको दी गई है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सामान्य तौर पर हरियाणा की पुलिस गुरमीत राम रहीम को सुरक्षा दे रही है। वहीं हाईकोर्ट में दायर हलफनामा पर भी गृह मंत्री अनिल विज ने अनभिज्ञता जताई। बता दें कि हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में राम रहीम कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं बताया गया है। उनको Z+ सिक्योरिटी जो है वो देने की हरियाणा सरकार, मेरी जानकारी में तो नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी फाइल आई है, ना मैंने सुना ऐसा कुछ।
लेकिन एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस से कि इनको खालिस्तानी का, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, मेरे थ्रू ऐसी फाइल कोई रूट नहीं हुई, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं। अच्छा, अगर राम रहीम की बात करें तो कोर्ट में एक एफिडेविट भी दिया है जिसमें कहा है कि ही डज नॉट फॉल अंडर हार्डकोर क्रिमिनल कैटेगरी, तो कहीं ना कहीं बड़े सवालिया चिन्ह लगाए जा रहे हैं कि रेप में और मर्डर में कन्विक्ट है, तो ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना पैरोल पे देने का मेरे पास कोई मैटर आया है, ना Z+ सिक्योरिटी देने का कोई मैटर आया है। राम रहीम को फरलो और Z+ सुरक्षा देने के सवाल पर जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला ने कहा कि ये सरकार का काम है। 3 साल बाद कैदी को फरलो दी जाती है, ये उसका हक भी है। अगर किसी की जान को खतरा हो तो Z+ सुरक्षा दी जा सकती है। कैदियों को भी सुरक्षा देने का प्रावधान है। कैदी भी आम नागरिक की तरह होता है। राम रहीम जी को जो पेरोल दी गई है और पंजाब में जिस तरह की चर्चा है कि भाई चुनाव को देखते हुए ये पेरोल दी गई है, क्या कहेंगे? अब ये तो सरकार का काम है और कैदी का राइट बनता है कि आफ्टर 3 ईयर उसे पैरोल फरलो दी जाती है। सोच समझ करके निर्णय किया गया होगा। कैदी भी कह रहे हैं और जेड सुरक्षा भी दिलवा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब जेड सुरक्षा तो उनकी जब जान को खतरा होगा तो देगी सरकार। कैदी को क्यों दिक्कत है? कैदियों के लिए भी है सुरक्षा का, वो भी आम नागरिक ही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग बेवजह मुद्दे बनाते रहते हैं। स्कूलों कॉलेज में जिसको यूनिफॉर्म कोड पसंद नहीं, उन्हें अपने घर बैठ जाना चाहिए। वहीं विपक्ष को निशाने पर लेते हुए अनिल विज ने कहा कि विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाने की बजाय आपस में लड़ाई में व्यस्त है। देखिए, इस देश में कुछ लोग बेवजह मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं। अब कोई कुछ कपड़े डाले, हमने उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर उसने स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, तो वहां का अगर कोई यूनिफॉर्म कोड है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वरना घर बैठिए आप। इसमें कहाँ कोई कन्फ्यूजन है विरोध करने का। वो जो कहना है कहें। वो कांग्रेस तो ना तो इनसे जब ये सत्ता में थे सत्ता पक्ष की भूमिका निभाई गई, अब ये विपक्ष में है, ना इनसे विपक्ष की भूमिका निभाई जाती है। ये तो आपस में लड़ते रहते हैं और इनको कोई काम आता नहीं है। भाई, विपक्ष का काम है, आप उठाओ मुद्दे, हम उनका जवाब देंगे। यमुनानगर जिला सचिवालय पहुंचे हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि हरियाणा में 24 अप्रैल को 51 नगरपालिका और नगर परिषदों के चुनाव होंगे। इसके लिए हरियाणा के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को तैयारियों के आदेश दे दिए गए हैं। 5 जनवरी 2022 की वोटर लिस्ट के हिसाब से ये चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव ईवीएम से होगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए चुनाव आयोग को अपनी सिफारिश कर दी है, जिसके बाद अब चुनाव आयोग इसकी तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने जानकारी दी प्रदेश के उन सभी इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां जहां नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव होने हैं। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल को होने वाले इन चुनावों का विस्तृत कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंच और सरपंचों के चुनाव को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि 4 से 5 मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं। पंचों के चुनाव तो चूंकि नंबर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें मल्टीपल वोटिंग होती है, क्योंकि 8 से 10 तक पंच होते हैं हर एक पंचायत में, तो वहाँ ईवीएम का संभव नहीं है। वो तो बैलेट बॉक्सेस के थ्रू ही होगा। बाकी जिला परिषद का चुनाव है, पंचायत समिति के चेयरमैन का चुनाव है, वो ईवीएम के थ्रू होगा। पंचायत समिति के वार्ड का चुनाव हम ईवीएम से करवाएं या बैलेट बॉक्स से करवाएं, ईवीएम्स की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करेगा। ये डिपेंड करेगा कि चारों चीज़ों का एक साथ चुनाव होता है या अलग अलग होता है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये तय है कि जिला परिषद वार्ड का, जिला परिषद चेयरमैन का और पंचायत समिति के चेयरमैन का वो ईवीएम के मार्फत ही होगा।
म्यूनसिपल कमेटियों के चुनाव ईवीएम्स के माध्यम होंगे। भर में हम 51 म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल काउंसिल्स के चुनाव करने जा रहे हैं 24 अप्रैल को। नगर निकाय चुनावों पर बीजेपी की तैयारियों को लेकर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी डंके की चोट पर निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। सभी नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर विजयी होगी। सभी नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर विजयी होगी। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों का धरना बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के सामने 80वें दिन भी जारी रहा। धरने को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने समर्थन दिया। समिति सदस्य महिलाएं एक दिवसीय उपवास पर बैठी समिति की जिला अध्यक्ष बलबीर कौर गांधी ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जायज मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। सोनीपत में हैफेड एक बार फिर चर्चा में है, जहां कई दिन पहले सोनीपत के गांव महरा में स्थित गोदाम में हजारों बोरियों पर पानी का छिड़काव करने को लेकर चर्चा में आया था। सोनीपत में हैफेड एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार गरीबों के निवाले में डाका डालने का मामला सामने आया है। सरकार गरीब बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ मिड डे मील मुफ्त में उपलब्ध करा रही है और ऐसे में गरीब बच्चों के मिड डे मील पर भी डाका डाला जा रहा है। सोनीपत के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मॉडल टाउन में पहुंची चावल की बोरियों में करीब 17 किलो चावल कम मिला। एक बोरी में 6 किलो से लेकर 4 किलो चावल कम पाया गया है। हमारे पास अकॉर्डिंग 100 ग्राम पर बच्चा राइस और 100 ग्राम व्हीट आटा आता है और ये कई महीनों का इकट्ठा ही आ जाता है। बक्सर जैसे सूखा दिया जा रहा है। तो आज इस प्रकार से अभी यहाँ पर अनाज आया, कौन सा अनाज आया था? कौन सा अनाज आया? हैफेड नहीं, हैफेड की तरफ से चावल आया था। क्या आया? चावल और आटा। जैसे बोरियां जैसे तोली गई तो कितना वजन पाया गया है? 3 उसमें देखो बार बार बोरियां, मैं तो ये नहीं कहती, हमारे स्कूल में जब भी हम तोलते हैं हर बार हो जाता है। जैसे 500 केजी में 10-15 किलो कम हो जाता है तो ये वापस दे देते हैं हमें खुला। और इसी के साथ हरियाणा विशेष फिलहाल इतना ही। नमस्कार।